ठीक है, और वैल्यूज आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताते हुए रहना इसके अंदर। सबसे पहला, अ रेक्टेंगुलर चैनल 2.4 मीटर वाइड कैरीज यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ वाटर एट अ रेट ऑफ 7 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर। तो आपको गिवन है क्यू, गिवन क्यू भी दे रखा है, डेप्थ, if there is a local rise of 15 centimeter in the bed, हम calculate the change in the water level. What is the maximum rise in the bed that will be permissible so that there is no change in the upstream depth of flow? ठीक है, तो ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाते हैं वही सेम डायग्राम है, और यहां पे कहीं पे हम्प होगा। ठीक है, यहां इतना आपको दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं इस बात के ऊपर कि हमें ये पता करना है कि गिवन रिजल्ट के लिए स्पेसिफिक एनर्जी कितनी है यहां पर। ठीक है, तो इनको नाम दे देते हैं फर्स्ट पॉइंट, और यहां पे कहीं पे हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो एट 1, V1 के लिए रेक्टेंगुलर है, आंसर 1.693, राइट। मुझे 3 डेसिमल तक करेक्ट चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ये रूल ही रखो कि हमें 3 डेसिमल तक इसमें करेक्ट जाना है। अच्छा, अब इसमें क्रिटिकल एनर्जी जो मिलेगा ये कैलकुलेट करते हैं। टू 2.4, राइट। YC इक्वल टू YC इक्वल टू EC इक्वल टू 1.431।
E1 कितना है? 1.693। आंसर 0.26 मीटर। ठीक है, अब इसमें ये रह गया कि जो हम्प दिया गया है वो कितना है? 0.15 मीटर। तो हम्प जो होगा, लेट्स से वो यहां कहीं पे E2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 0.15। तो क्या E2 कैलकुलेट हो गया? Y2 ले लेते हैं। ये कितना है? 1.5 मीटर, है ना? नहीं पता Y2। ऐसा कुछ होगा। आंसर 1 मीटर। ये आपको मिलेगा 1.543 मीटर। अब उसी से यहाँ पे Q पता है, B पता है, G पता है, एक इक्वेशन एक अननोन सॉल्व हो जाएगा। मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। राइट, ये क्यूबिकल इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ये कितना आया? 11। ये वाला फॉर्मेट आप लोग सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, तो Y2 की वैल्यूज 46। वेट, हाँ, 1.277। फिर ये तीन आ गए Y2 के। ये नेग्लेक्ट हुआ, क्यों? पॉसिबल नहीं है, पानी जमीन के अंदर थोड़ी जाएगा। दो रह गया, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए ये सोचना है हमको। ठीक है, तो वो कौन सा लेंगे?
ये जो डायग्राम है, इनमें से हमारे लिए ये जो कंडीशन है या जो भी हमारे पास में वैल्यूज दिए गए हैं यहां पर, ये चेक करो, ये रहा। ठीक है, इसमें यहां पर क्यू स्क्वायर के साथ में 2g a² वगैरह ये सारे सब कुछ करते हैं। वैल्यूज तो 1.693 आया है, और आपको डेप्थ ऑफ द फ्लो भी दे रखा है 1.5 मीटर। ठीक है, हालांकि डेप्थ ऑफ द फ्लो अब हमें कम हो रही है, ज्यादा तो नहीं जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, तब जब फ्लो कंडीशंस क्या है, सब क्रिटिकल है। अगर सुपर क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस होता तो उसमें डेप्थ ऑफ द फ्लो बढ़ जाता, तो बढ़ने वाला केस नहीं है ये, है ना। अच्छा, इसके अंदर अगर फिर भी हम लोग चेक लगाएं, तो चेक किसके लगा सकते हैं, v डिवाइडेड बाई रूट जी डी, दैट इज एफ आर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो पहले कितना था, डी कितना है, हाइड्रोलिक डेप्थ, एरिया डिवाइडेड बाई टॉप विड्थ। तो ये डायरेक्टली आ जाएगा, रेक्टेंगुलर है ना, तो कितना लिखें, 1.5, है ना आंसर, 0. लेस देन 1। तो इन तीनों में से भी वो वैल्यू उठानी है जो कि मेरे लिए ये बात को समझाए। तो इसके लिए 4, तीन है तो तीनों में से सिर्फ उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जो कि मुझे सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस को देता है, राइट। तो इसके लिए मेरे पास में यहां पे ये तीन है, 1 मुझे डाउट है 1.277 का यही देगा, तो मैं इस पे क्रॉस चेक कर लेता हूं 0.731 पे। ठीक है, अगर मैंने ये भी साबित कर दिया कि ये नहीं है, तो ये तो है ही है, फिर नेगेटिव वाली तो लेंगे नहीं, तो मैं 0.731 पे चेक लगा रहा हूं। ठीक है, आंसर 1.49 ग्रेटर देन 1। 1.277। इसको लिखते हैं, आंसर 0.645 लेस देन 1।
सब क्रिटिकल फ्लो मिला. सो डेप्थ ऑफ फ्लो at hump will be 1.277 मीटर, है ना. अब इसमें ये हुआ चेंज इन एलिवेशन. ठीक है, तो पहले कितना था 1.5 मीटर, तो ये 0.15 हुआ, ये हुआ है 1.277. ठीक है, ये हमें मिल गया. तो इन दोनों को ऐड, चेंज इन एलिवेशन, आंसर 0.073 मीटर. ये डायग्राम मैं आगे भी दे रहा हूं. कंप्लीट आंसर लिखने के लिए ये करना है. कितने लोगों ने किया? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मेथड समझ में आ गया. मैं आपको बताता हूं इसमें गलती कहाँ हुई होगी आपसे, क्योंकि आंसर तो आपका करेक्ट है. ठीक है, तो जिसका आंसर करेक्ट है वो भी सीखो, जिसका नहीं भी आया है उनको भी बताता हूं इसके अंदर, वर्ड टू वर्ड हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि कोई भी आंसर को जब कन्वेंशनल के लिए लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें वो हमसे मांगता है, और वो सारी चीजों के लिए ये मानता है कि उसने बस क्वेश्चन पूछा है. ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको एक एक बात समझाऊं, और वहां पर मैं वर्बली बोलने के लिए नहीं हूं. और मैं ये नहीं मान सकता कि भैया आपको कुछ आता है, नहीं. इसीलिए तो उसने पूछा है कि भाई मुझे नहीं आता, अगर मैं आपको बताना चाहता हूं तो आप मुझे उस चीज को कैसे समझाओगे. तो उस चीज के लिए क्वेश्चन मैं एक बार रीड आउट करता हूँ, वर्ड टू वर्ड समझाते हैं. फ्रेम बेटा आपने क्वेश्चन नहीं चालू हो पाया था तो समझना अच्छे से, बाकी लोग तो कुछ कुछ करके पहुंच गए थे वहां पे, तो आप सभी लोग भी देखते हुए चलना और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना. सबसे पहले रेक्टेंगुलर चैनल है 2.4 मीटर वाइड, कैरीज यूनिफॉर्म फ्लो एट अ रेट ऑफ 7, डेप्थ दे रखा है. इफ देयर इज अ लोकल राइज ऑफ द 15 सेंटीमीटर इन द बेड, कैलकुलेट द चेंज इन द वाटर सरफेस लेवल. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन द वाटर सरफेस. ठीक है, ये कहां पर होगा? हम्प पे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियली द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1.5 मीटर. ठीक है, और वेन एवर देर इज अ हम्प, तो उसके चलते देर विल बी रिडक्शन इन द डेप्थ ऑफ द वाटर.
बट क्या गिवन क्वेश्चन में कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि इट इज ए सब क्रिटिकल फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो? दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई अ चेक कि वेदर द गिवन कंडीशन जो है वो सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है। आपको कैसे पता भाई? राइट? दूसरी चीज, अब उसके बाद में लेवल दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम राइज इन द बेड लेवल इज विल बी परमिसिबल सो दैट देयर इज नो चेंज इन अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ द वाटर। ये हमें इस बात से पता है कि इफ देयर इज इंक्रीमेंट इन द बेड लेवल या उसका हम्प लेवल का इंक्रीमेंट होता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी द डेप्थ एट द हम्प विल बी वाईसी, एंड इफ द हाइट ऑफ द हम्प इज ग्रेटर देन द डेल्टा एच मैक्सिमम, या वाईसी से भी अगर ज्यादा हमको वहां पर आने के चांसेस बन रहे हैं तो उस कंडीशन में फ्लो पॉसिबल नहीं होगा, चॉकिंग कंडीशन आएगी। चॉकिंग कंडीशन आएगा तो क्या अप स्ट्रीम में चेंज होगा? अगर सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस है तो अप स्ट्रीम में डेप्थ बढ़ जाएगा, और अगर सुपर क्रिटिकल है तो डेप्थ कम हो जाएगा। ये दो कंडीशंस थी हमारे पास में, तो हमें चेक लगाना बेटा बहुत जरूरी है। यहाँ पे बिना चेक लगाए अगर गए आंसर सही भी आएगा, बट वो ये रहेगा कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आया तो उसका अधिकार है इस बात के लिए कि वो आपके 2 से 3 नंबर उड़ा सकता है। वहां पे बिल्कुल अधिकार है उसका ये, क्योंकि हमने नहीं बताया उसको कि ये फ्लो कौन सा है। हम मान गए, मतलब ऐसा है कि किसी ने कान में जाके बोल दिया सब क्रिटिकल फ्लो है, सुपर क्रिटिकल फ्लो है, कैसे पता भाई हमको? राइट? ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये गिवन पैरामीटर्स थे, डायग्राम ऐसे बना, हालांकि मैं इसको भी आगे लेके गया था। तो स्पेसिफिक एनर्जी ये लिखते ही मैंने फॉर्मूला पूरा लिख के दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज हैं उनको पुट करना चालू किया, कैलकुलेट किया आंसर। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी। ये फॉर्मूले की सीरीज है, सारे डेटा हमारे पास में, हम यहां से पहुंचे। अब मैंने डायग्राम का सहारा लिया इसमें, ताकि मैं ये बता सकूं कि जो भी वैल्यूज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मेरे कहां कहां पे कौन कौन से स्टैंडर्ड है। ये सारा बड़ा हाइपोथेटिकल हो जाता है बिना डायग्राम के यहाँ पे। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा जोर देता हूं कि बेटा कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए या इंटरमीडिएट कहीं पे भी मौका मिले, डायग्राम जरूर बनाओ। डायग्राम बनाते हो तो ही सामने वाले को समझ में आता है कि आप किसको इवन ले रहे हो, क्या वाईसी है क्या ईसी है। आपको कितना आता है वो नहीं जानना चाहता, वो ये जानना चाहता है कि आप कितने से उसको रिप्रेजेंट करना जानते हो। ये वो जानने की वाली बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास में E1 हमने माना, उसके बाद EC के लिए ये एक स्टेप में आ गया था, इसलिए मैंने इसको यहीं पे कैलकुलेट करके छोड़ दिया कि डेल्टा एच मैक्सिमम के लिए EC और E1 दोनों का मैक्सिमम हो गया, निकल गया यहाँ पे। अब उसके बाद में हम लोग ये कहते हैं कि भाई चलो E2 कैलकुलेट करना है, तो EC के लिए वैल्यू वगैरह आई। अच्छा, E2 के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम पे चेक किया तो 0.15 मीटर से वो कम हो रहा है। ये एनर्जी है जो मिल रही है E2 पे। अब E2 पे जो एनर्जी मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग दो डेप्थ आएंगी। मैंने इस डायग्राम में ये मान लिया कि हम Y2 इसके लिए लिख रहे हैं, अरे Y2 नीचे वाले के लिए भी तो हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, बट प्रोवाइडेड ये कितना है। अब मेरे पास में ये 1.5 मीटर की हिंट आ चुकी थी कि मुझे समझ में आ गया था कि ये अपने आप में सब क्रिटिकल होगा। कैसे पता? तो उसके लिए ये होगा कि डेप्थ ऑफ द फ्लो कम या ज्यादा दोनों ही में ही पॉसिबल है, क्योंकि सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल के बारे में नहीं दिया गया। जनरली ऐसा होता है कि एग्जामिनर अगर हमको फ्लो हो रहा होता है तो जनरली वो सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस देता है, जनरली बता रहा हूं मैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा, क्या चेक लगाना जरूरी है हमारे लिए? ठीक है, हम यहां पहुंचे, मेरे पास में एनर्जी मिली, इक्वेशन लिखा, Y2 सॉल्व किया। अब ये जैसे तीन वैल्यू मिल गई तो आपको कौन सा वैल्यू लेना है? भाई आप बोलोगे सर ये भी एक इसमें लॉजिक होता है, जैसे 1.5 मीटर है तो 1.277 मुझे लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हाइड्रोलिक जंप का तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं। नहीं, अगर जंप नहीं हुआ तो ये हमारे पास में तो आएगा ही नहीं। तो आप ये यहां पर ये कह के बच सकते हो, बट सामने वाले को आप ये बताओ कि हम इसको ले रहे हैं क्योंकि आपने जो फ्लो कंडीशंस मेरे को दिया है वो फ्लो कंडीशंस अपने आप में सब क्रिटिकल है। सब क्रिटिकल के लिए चेक लगाया FR की वैल्यू के साथ में, चेक लगाने पे पता लगा, फिर ये स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं मैं उनको ये सारी बातों को कि हेंस फॉर द फ्लो कंडीशन इज सब क्रिटिकल फ्लो for Y2 values the value which gives the subcritical flow conditions should be selected। वो मैंने सेलेक्ट किया, दोनों के लिए चेक लगाया। अब इतना मेरे समझ में आ चुका था, मैंने चेक लगाया और उसके चलते चाहो तो यहां पे स्किप कर सकते हो, इसके बाद में ये डायरेक्टली आप इस पे लगा दो और ये वैल्यू ले लो। मेरा सजेशन ये है आप इस पे ये जरूर लिखो, मतलब कुछ भी ग्रांटेड मत लो यार, यूपीएससी का पेपर नहीं होता एक, मतलब कहते हैं ना ये पीएससी के पेपर्स का एक ही कहानी है, वो बच्चे को मौका एक ही बार देती है।
और अगर वो वहां पर कुछ नंबर से रह जाए तो उसके बाद में दोबारा से रिपीट करना होता है। इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपकी हैबिट हो चुकी होती है तो मुश्किल से आपको 10 सेकंड या 5 सेकंड का ही टाइम लगता है फटाफट कैलकुलेट करने में। तो उससे हम लोग बना लेंगे यहां पर। ये हो गया। अब इसके बाद में चेंज इन एलिवेशन लेवल, तो हम्प मेरे पास ऑलरेडी था 0.15, ठीक है। अब इसके बाद में वाटर डेप्थ कितनी आ चुकी है, 1.277। उसके बाद में 1.5 से सबट्रैक्ट कर दो, जो रिमेनिंग है वो आंसर हो गया इसके अंदर। एक चीज और बेटा, यहां पे मैं फिर आपको इंडिकेट कर रहा हूं, कभी भी जो आंसर लिख रहे हो उसको पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक लिखने की आदत डालो। नहीं तो लास्ट में कन्वेंशनल क्वेश्चन बढ़िया चलता रहता है, वो खत्म कर देगा। और ये आपकी क्लास में भी जो थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ है या छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी तो उसके चलते वेरिएशंस आ जाएगा। ये हम नहीं चाहते ये वेरिएशंस आए, राइट, ठीक है। अच्छा, अब आपके कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है वो मुझे बताना है बेटा। अपना तो चेक रहा है बस एक। ठीक है, परफेक्ट। मतलब आप ये यहां पर ही वाईसी जो है, वो एक मिनट, वाईसी आपने कैलकुलेट किया है ये 1.34 1.431, इससे ज्यादा, सॉरी, हाँ 0.954, ठीक है। इससे अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपकी फ्लो कंडीशंस वहां पे सब क्रिटिकल है। ये भी सही है, लेकिन लिखा आपने ये बात बहुत सही, फिर तो दिक्कत नहीं है आपने को। फिर वो सब क्रिटिकल का चेक मत लगाओ, कहीं ना कहीं पे हमें हिंट लिखना होता है। इसके बाद में बाकी फिर आपने ये लाइन लिखा है यहाँ पे कि 2 वैल्यूज मिले, 3 है, उसमें भी लिखा है, सब तो परफेक्ट है बेटा आपका आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर। हाँ, ये तो वो वाली बात हो गई कि सामने रोटियां रखी हुई है और दूसरी तरफ पिज्जा रखा हुआ है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आपको पार्टी दी गई है और आप फिर भी चपाती खा रहे हो। अरे पिज्जा रखा है तो पिज्जा खाओ ना, जरूरी है कि उस समय रोटी खाना है? ऐसी गलतियां बेटा नहीं होता है, समझ में आया? अगर पार्टी के नाम से कोई दोस्त लेके जाए तो वहां पे क्या बोलोगे, होटल में पहुंच के या फिर रेस्टोरेंट में जाके क्या बोलोगे ऑर्डर देने के लिए? चपाती और दाल लेके आ जाना, ऐसा? ऐसा कभी बोलोगे? नहीं। क्यों? वो तो घर पे भी खाते हैं ना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ग्रांटेड है। तो मैं आपके लिए ये उम्मीद थोड़ी करूंगा बेटा कि कभी कभी वैल्यूज लिखने में ही हम गड़बड़ कर देंगे। ये इतने मैच्योरिटी के बाद में ये वो वाली कहानी नहीं हो गई भीम की? नहीं पता भीम की कहानी? अर्जुन को मोटिवेट करने का काम असल में भीम ने किया था। सच में नहीं पता ये स्टोरी? ये तो शायद मैंने पहले भी कभी बताई होगी। अच्छा चलो, ये प्रमोशन अब बहुत सही हो गया है, बहुत सही प्रमोशन हुआ है ये। अपने बैच का नाम अर्जुन बैच है, जिसपे मैं हर साल अर्जुन के लिए खोज में जाता हूँ। और ये तो कहते हैं ना, एकदम किस्मत से सही एकदम बोल दिया। चलो अच्छी बात है, प्रमोशन ऐसा हो रहा है। इसमें ये कि कहते हैं, पता नहीं ये सच है या नहीं, इनको भी तो कह दोगे तो भी तो 2-4 दिन में तो। ठीक है, तो उसमें एक ये कहता है कि भाई, कहा जाता है एक स्टोरी से, तो उनमें से एक स्टोरी जो मैंने मेरे बचपन में देखी थी, क्योंकि महाभारत उसी टाइम की थी तो वो थोड़ा बहुत देखा हुआ था, तो सीन ऐसा था। हम लोग ये जानते हैं कि अर्जुन जो है वो श्रेष्ठ धनुधर रहे हैं, ठीक है। अब ये अर्जुन की तब की बात है, तब जब अर्जुन सच में खुद छोटे थे। तो वो तीरंदाजी पे अपनी प्रैक्टिस करते थे, उनका रिजल्ट आता नहीं था। मतलब वो जैसे ना कि तुक्का, मतलब लगा रहे हैं, तीर चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बचपन से ही पहले दिन से ही वो निशाना जो है सीधा जा रहा है, नहीं जाता था। और वो प्रैक्टिस भी इतना नहीं कर पाते थे, या जो भी करते थे तो उसके चलते रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, परेशान रहते थे। तो उसका आंसर ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। और वो इतने पागल हो गए थे इस बात के लिए कि यार रात दिन मेहनत कर रहे जैसे आप लोग कर रहे हो। तो उस समय उनको गाइड किया था उनके भाई ने। भाई ने कैसे गाइड किया कि वो रात को उठे तो उनको ऐसा लगा कि यार आसपास कोई जानवर टाइप का आ गया है। और जब वो जैसे बाहर गए पानी वानी पीने के लिए, तो उनको ऐसा लगा कि उनके आश्रम में कोई जानवर आ गया है।
और वो खाना खा, मतलब वो किचन में जा चुका है, जो एरिया है उसका। अब जब वो वहां गए तो देखते हैं वहां पे कोई जानवर नहीं, उन्हीं का भाई भीम। भीम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, एक चीज सबको समझ में आई थी बचपन में कि खाने का बहुत बड़ा शौकीन था। अपने सारे एग्जाम्पल भी वही हैं। तो वो खाने के शौकीन, और वो वहां से उन्होंने बस इतना सा नोटिस किया कि यार अंधेरे में खाना लिया और सीधे मुंह में जा रहा है। तो इस बात को वो नोटिस कर गए यहां पर कि यार अगर इन्होंने कोड लिया और वो सीधे मुंह में जा रहा है, तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो इधर उधर जा रहा है तो बहुत सिंपल सी बात। आप और हम लोग भी अगर ट्राई करेंगे तो घर पे यही होगा कि अपन भी खाएंगे तो सीधा मुंह में तो जाता है। तो ये बात को अर्जुन ने पूछा उनसे कि भाई आप ऐसा क्यों कर पा रहे हो, कहीं आपका अंधेरे में ऐसे नहीं जाता कि भाई इधर जाना चाहिए साइड में। तो इस पे उन्होंने इतना सा जवाब दिया कि मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरा सब कुछ इस समय इसी बात पे लगा हुआ है कि मुझे ये खाना खाना है। मेरे दिमाग में और कुछ है ही नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा है मेरे दिमाग में। इसके चलते क्या हुआ कि मैं उस पल को जी रहा हूं। उस पल के चलते तो मेरे हाथ, मेरा बॉडी, मेरा सारा सब कुछ इस बात पे केंद्रित केंद्रित हो चुका है कि वो खाना खाते वक्त डायरेक्टली अपने आप मेरे हाथों को भी एक्शन वो अपने आप मिल रहा है। मैं हाथों को बता थोड़ी रहा हूं कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी वेलोसिटी से जाना है, कितने उस पे प्रोवाइड करना है, कितनी हाइट पे जाना है, मैं नहीं बता रहा, फिर भी वो जा रहा है। रीजन उसका कि वो पूरी तरह से डेडिकेट हो चुके हैं। ये चीज जब समझ में आई उनको, तो उन्होंने फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करी तो उनके दिमाग में बस एक ही था कि मुझे भी रात दिन प्रैक्टिस करनी है, और ये सोच के करनी है कि यार ये मुझे पसंद है, जिस तरह से भीम को खाना पसंद था। उन्होंने ये सोच के, उनको ये मतलब होता है ना तीरंदाजी के प्रति वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो गए, समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया कि भैया मुझे यही प्यार बन जाता है, जो वो वाली लैंग्वेज थी, तो उनको वो चीज समझ में आई। अब ये जो चीज उनके दिमाग में बैठी थी, सिर्फ और सिर्फ ये वो लाइन थी जिसके चलते वो रात दिन प्रैक्टिस करते रहे, चाहे दिन हो या रात हो, कहीं वो रुके ही नहीं। और उसका रिजल्ट बाद में वो फिर अर्जुन बने, जो बाद के लिए अर्जुन, जिसको हम लोग सब जानते हैं कि श्रेष्ठ धनुधर के नाम से वो थे। हालांकि इसमें भी कुछ कहानियां थी, बट ये जो कहते हैं ना कि अर्जुन जो है फेमस जो हुआ था, उसमें वो अपने तीरंदाजी के चलते हुआ था। तो तीरंदाजी के प्रति जो सबसे सटीक गुण था, वो गुण देने वाले उनके भाई थे। उन्होंने ही समझाया था उनको कि उनका डेडिकेशन कितना है, कितना उस चीज के प्रति। अब जैसे आप लोगों को हम कहते हैं, आप लोगों की तो खैर चाहे जिस तरह का माहौल है, क्योंकि आप आए थे किसी और एग्जाम के चलते, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स आपका वो एग्जाम भी निकलेगा जिसके लिए आप आए हो, ऑफ कोर्स वो तो है ही सही। बट ये है ना कि जब पढ़ रहे हैं तो जैसे खाना खाते हैं, खाना खाते हो क्या सोचते हो, खाना रखा है थाली में तो क्या सोचते हो, या घर में किसी के गेस्ट पे बन के जब अपन जाते हैं और खाना रखा जाता है थाली में, तो क्या सोच के खाना खाते हैं कि यार नहीं एक चपाती खा लेते हैं, दो चपाती खा लेते हैं, अधूरे में उठ जाते हैं। ऐसा कभी होता है? अपने घर पे कोई आए या अपन किसी के घर पे जाएं तो क्या अधूरे में कभी उठते हैं? क्यों? और उस समय मन में क्या रहते हैं? मन भर के खा। और वही मन भर के अगर खाते हो, तो ये लाइन है जो पहले भी हमारे स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे रह के गए, सबकी यही लाइन मैं सिखाता हूँ, और आपको भी वही लाइन सिखाई है हमेशा, कि जब भी पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि इसमें हमें अब कुछ छोड़ना ही नहीं है, कभी कुछ नहीं छोड़ना है अपना। और उसके लिए ऑफ कोर्स मुझे जरूरत है उस अर्जुन का सीखा हुआ वो ज्ञान, कौन सा? खाने वाला डेडिकेशन। उसका वो डेडिकेशन चाहिए। भाई अब अर्जुन ऐसा थोड़ी ना है कि रात दिन खाने का एग्जांपल थोड़ी दूंगा ना, आपको तीर चलाना रात दिन, लेकिन मेहनत तो उसी तरह की है, वही रात दिन वाली मेहनत है। तो चीजों को एक बार सीखो और रात दिन प्रैक्टिस करते रहो, तो ये चीज है जिसको ध्यान रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कन्वेंशनल बैच, कन्वेंशनल का ये क्वेश्चन है, बट ये कहते हैं ना इस तरह का क्वेश्चन, अब आपको ये हमने सॉल्व करा है, इसके बाद में दो चार टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व करना, वो भी निकल जाएंगे इसमें। और ये अभी आपको जो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, ये ईएससी का है, वो ईएससी का क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो।
इसके एक या दो टाइप के और हैं, उसके बाद में एक सीएससी का कराऊंगा और एक आईएफएस कराऊंगा, वो भी अपने पास में यहाँ पे जाएंगे। उनके बाद में आपको चैलेंज है कि जैसे कहते हैं ना मन भर के खाना, जब मन भर के मैंने सिखाया, मन भर के आपने सीखा, तो फिर मन भर के क्वेश्चन भी तो होने चाहिए। लॉजिकल है या अधूरे में खाना ऐसे उठा दूं? हाँ हाँ। अधूरे से उठा सकते हैं या ऐसे